नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जैसे कि मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, मध्य प्रदेश की सीरीज में आज हम जो टॉपिक आप लोगों के लेकर आए हैं वो क्या है? मध्य प्रदेश की बोलियां। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एमपीपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हो, मेंस एग्जाम दे रहे हो, या इसके अलावा आप रेडियो का दे रहे हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जो मध्य प्रदेश के संबंध में है। किसी भी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपसे लगातार पूछे जाते रहते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इन टॉपिक्स को जो समझने का आपका तरीका होगा वो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे, केवल रटने के लिए ना पढ़ के इस हिसाब से समझें। अगर आप बोलियों को समझते हैं तो मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? जिस प्रकार भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम भाषा की बात करें तो जनरली भाषा में हम जो है हिंदी को देखते हैं। इसके साथ साथ हम अगर देखते हैं तो अंग्रेजी पूरे भारत के जो है हिंदी के बाद अंग्रेजी जो है मुख्य भाषा है। ठीक है? इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा कि मध्य प्रदेश का हमने गठन जब देखा था, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय हमने देखा था कि जब गठन किया गया था उसका आधार हमने रखा था भाषाई आधार, और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को हिंदी भाषा के आधार पर हिंदी भाषी राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक? लेकिन मध्य प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उसकी विशेष बोली का वहां पर आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि जो मध्य प्रदेश है इसके जो क्षेत्र अलग अलग हैं उनमें अलग अलग जो बोलियों को देखा जाए तो बोला जाता है, समझा जाता है, या बोलचाल की भाषा में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं बोलियों को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में बोलियों की। अगर हम बात करें तो भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे भारत हमारा देश है जिसको हम भिन्नताओं का देश बोलते हैं, विविधताओं का देश बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे कि एक लाइन भी बोली जाती है कि जो विविधता होती हैं वही भारत को महान बनाती हैं। ठीक है? इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश भी क्या है? विविधताओं का ही प्रदेश है। कैसे? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया था तो लगभग 79 रियासतों को यहाँ पर जोड़ा गया था, और ये सभी रियासतें अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में थी। यहाँ के लोगों की संस्कृतियां अलग थी, यहाँ लोगों की बोलचाल के तरीके अलग थे, रहन सहन का तरीका अलग था। इसी आधार पर यहाँ पर जो बोलने की जो भाषा होती है, जो बोली होती है, वो भी क्या थी? अलग थी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रमुख बोलियों को। इसके साथ में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया भाषा क्या होती है, फिर भाषा के अंतर्गत बोलियों को हम समझेंगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा क्या होती है। तो बचपन से आप ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि भाषा की परिभाषा। इसको आप अपने मन से भी बना सकते हैं कि भाषा क्या है भैया? तो वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या है? बोलकर, सुनकर, लिखकर, या फिर आप बात करें तो इशारों से, ठीक है ना, या पढ़कर मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है ना? भाषा क्या बोलेंगे? तो भाई जैसे मेरे मन में जो भी विचार हैं मुझे आपके मन तक जो विचार पहुंचाने हैं, तो उसमें जिस माध्यम का मैं उपयोग करूंगा उस माध्यम को हम बोलेंगे भाषा। ठीक है? जैसे मैं बोलकर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं, ये भाषा है। मैं आपको लिख कर कोई चीज समझाता हूं, ये भी भाषा है। ठीक है? मैं आपको इशारे से समझाता हूं तो ये भी क्या है? एक भाषा के रूप में आप इसको ले सकते हैं। यानी कि अपने मन के भावों को दूसरे के मन तक पहुंचाने का जो साधन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, दूसरे शब्दों में बात करें जिसको द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने भावों को लिखकर या कथित रूप से या इशारों के द्वारा समझाकर दूसरों के भावों को समझ सके या उनको दूसरों को हम समझा सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। ये साधारणतया जो देखी जाने वाली परिभाषा है, मतलब आप खुद अपने मन से भी इस परिभाषा को बना सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बोली क्या है। तो बोली की सबसे बड़ी मैं आपको विशेषता यहां पर आपको समझा दूं कि जब कोई भाषा का निर्माण होता है तो याद रखना उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, किसी भी भाषा की जो प्रारंभिक अवस्था होगी वही बोली कहलाती है। यानी कि आप याद रखोगे कि बोली जो होती है वो प्राचीन होती है, पुरानी होती है। उसी बोली के बाद जब उसका विस्तार हो जाता है, ठीक है ना, जब विस्तार हो गया उसका चलन बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें भाव व्यक्त करने के तरीके बढ़ जाते हैं। यानी कि इसके अलावा देखा जाए तो अलग अलग लोग इस पर क्या है? अलग अलग चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तब जाकर ये क्या है? भाषा के रूप में विस्तृत हो जाती है। ठीक? तो बोली क्या है? किसी भी भाषा का प्रारंभिक रूप होता है, या बोली से ही आगे चल के भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार समझ सकते हैं। अब दूसरी बात करेंगे इस टॉपिक के संदर्भ में, तो बोली क्या है? तो सीधी सी बात है कि बोली क्या होता है? जो किसी एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली है, उपयोग में लाई जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? बोली कहते हैं भाई। छोटे, या फिर एक सिंपल भाषा में बात करें तो बोली क्या है? तो बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप होता है। क्षेत्रीय मतलब जैसे
उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं कि भाई अभी मैं मालवा में खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर मालवा की भाषा चलती है, इसको हम मालवी बोली बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्षेत्र कितना है, केवल मालवा का है। यहीं अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड में आप जाओगे, वहां की बोली जो है अलग होती है, वहां के लोगों को बोलने के तरीके अलग होते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, आप बुंदेलखंडी बोली बोलेंगे। इसी प्रकार बघेलखंड है, निमाड़ है, ठीक है ना, तो ये क्या है, क्षेत्रीय स्वरूप में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, बोली होती है, उसी को हम बोली बोलते हैं। इसका क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है, वहीं भाषा का क्षेत्र क्या होता है भाई, बड़ा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अब भाषा की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, तो भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है भाई, तो सीधी सी बात मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे ही कोई बोली होती है, उसका क्षेत्र जब विस्तृत होता है, लोग उसमें रुचि दिखाने लगते हैं, कुछ रचनाएं करने लगते हैं, उसके कुछ नियम बना दिए जाते हैं, तो वो बोली ही आगे चल के क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है, ठीक है ना। जब बोली की भाषा की बात करें, तो जब उसमें बोले गए शब्द लिखने के लिए वर्णमाला, किसका निर्माण हो रहा है, जब बोली जो है आप उसको लिखने के लिए क्या है, वर्णमाला का निर्माण कर दें, यानी कि अक्षर बन जाएं, ठीक है ना, जैसे कि हिंदी में है आ, हा, ता, इनका ये क्या है, ये वर्णमाला के अक्षर हैं, ठीक है ना, ये बन जाए, उसका अपना शब्द संग्रह हो जाए, जैसे कि हिंदी भाषा का शब्द संग्रह सबसे बड़ा शब्द संग्रह माना जाता है हिंदी का, ठीक है, उसकी व्याकरण तैयार कर ली जाए, ठीक है, और सर्वमान्य नियम भी बन जाएं, तब बोली क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। यानी कि अगर आपको अपनी बोली को भाषा बनाना है, तो सीधी सी बात है, आपको अपनी बोली के नियम बनाने होंगे, उसकी एक वर्णमाला तैयार करनी होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपनी बोली को किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, भाषा के रूप में आप बदल सकते हो, ठीक है। चलिए अब भाषा और बोली में डिफरेंस समझ लेते हैं, अंतर क्या है दोनों में भैया, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। भाषा में व्याकरण होती है, किंतु बोली में व्याकरण नहीं होती है, अभी हमने समझा, ठीक है ना। जो भी हम बोलते हैं, चाहे मालवी बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं, फिर देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि निमाड़ी जो है वो बोली है, लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ये वही देवनागरी लिपि है जो कि हिंदी में यूज की जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, निमाड़ी क्या है, बोली है, ना कि भाषा है। दूसरा, भाषा की लिपि होती है, किंतु बोली की लिपि नहीं होती है। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें, तो भाषा भाषा क्या है, आपकी हिंदी है, ठीक है ना, क्या है, हिंदी। जो मैं आप लोगों से जो बोल रहा हूं, जो आप लोगों को समझा रहा हूं, जो शब्द मेरे जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये हिंदी है। वहीं जब इसको लिखा जाता है, यानी कि जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, देवनागरी की, ठीक है ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया, देवनागरी की। तो हिंदी भाषा भाषा है, क्योंकि इसको लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी की बात करें, तो इंग्लिश जो है वो भाषा है, लेकिन उसको लिखने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे हम ए बी सी डी जो लिखते हैं, तो ये भी इंग्लिश ही कहलाती है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, जो लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि, और इंग्लिश की लिपि इंग्लिश ही होती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखोगे। तो क्या हो रहा है भैया, कि भाषा की लिपि होती है, लेकिन बोली की लिपि नहीं होती। अगर बुंदेली में, मराठी में हमें कुछ लिखना होता है सॉरी, बुंदेली में अगर मुझे लिखना है, निमाड़ी में कुछ लिखना है, तो मुझे देवनागरी की लिपि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है। भाषा क्या है, विस्तृत होती है, किंतु बोली क्या होती है, क्षेत्रीय होती। ये तो हम समझ चुके हैं भैया, भाषा अगर है तो उसका जो क्षेत्र विस्तार होता है वो काफी बड़ा होता है, बोली का विस्तार एक सीमित क्षेत्र तक ही माना जाता है। अगला है भाषा नियमों की मोहताज होती है, किंतु बोली में कोई भी नियम नहीं चलती है, नियमों की मोहताज नहीं होती। यह भी एक विशेष चीज है कि जो भाषा होती है वो भाषा तभी बनेगी जबकि उसमें नियम होंगे और उन नियमों का आप पालन करेंगे। इस चीज को समझना है तो जो एमपीपीएससी जो मेंस देने वाले बच्चे हैं, और जो खासकर हिंदी मीडियम से देने वाले हैं या इंग्लिश मीडियम से भी देते हैं, उनको इसका महत्व बहुत अच्छे समझ में आता है। जैसे कि भाई अगर आप हिंदी को लिख रहे हो, तो उसके नियम होते हैं, उसकी व्याकरण के नियम होते हैं कि आपको किस प्रकार से चीजें लिखना है, वरना अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं भाई, कि जैसे एक शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, रोको मत जाने दो, एक शब्द है, पूरा का पूरा एक लाइन है। अब इसका आप अर्थ क्या निकालेंगे, ये आप सोचो। अगर मैं यहां पर 4 या 6 बच्चों को अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इसका आप अर्थ क्या निकालोगे, तो इसका अलग अलग अर्थ होगा। मैं एक एग्जांपल से देता हूं कि सपोज करते हैं आप लोगों के लायक
एग्जाम्पल दे देता हूं कि मान लो कि आप हो, आपका कोई एक मित्र है और उस मित्र की कोई सहमित्र है, ठीक है ना, या आप यूं समझ सकते हैं कि आप और आपका मित्र नायक है और उनके साथ में कोई नायिका जुड़ी हुई है। अचानक उन नायक और नायिका में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है ना, जब दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई और अचानक नायिका को गुस्सा आया और उन्होंने अपना बैग उठाया और वो जो है निकलने लगे बाहर की तरफ, तो उसके बाद आपका फर्ज क्या बनता है कि भैया नायिका को आप रोकेंगे कि अरे रुको, सुनो तो, या जो भी आप उसमें आर्गुमेंट करें। तो इतने के बाद ना जो आपका हीरो है, आप जिसको हम नायक बोल रहे हैं, वो नायक आपको बोल देता है अचानक से कि रोको मत, जाने दो, ठीक है ना, उसने सीधा एक लय में बोल दिया गुस्से में, रोको मत, जाने दो। अब आप यहां पर खड़े हैं, अब यहां पर आपकी समझ जो है उसके अनुसार आप रिएक्ट करेंगे कि उसने बोला क्या, क्योंकि इसके दो अर्थ निकले। एक उसका अर्थ निकल रहा है कि भाई वो बोलना चाह रहा है रोको मत, जाने दो समझ में आ रहा है, वो क्या बोला, रोको मत, जाने दो इसको बाहर। और वहीं दूसरा अर्थ इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रोको मत, जाने दो। इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसको रोक लो, जाने मत दो। समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या है, नियम कहां काम करता है, तो एक नियम काम करेगा हिंदी में कॉमा कि आप कॉमा कहां लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार लिखा है रोको मत, जाने दो, ये कॉमा लगा दिया, इसका मतलब है कि आप उसको ना रोकें, जाने दें। वहीं अगर आपने मान के चलो रोको पे कॉमा लगा दिया और जाने दो से हटा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब होगा रोको मत, जाने दो, यानी कि आप उसको रोक लें, आप बाहर ना जाने दें। ये होते हैं नियम, ठीक है। तो भाषा में नियमों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने जो कॉमा लगाया है वो कॉमा किस जगह पर आप लगा रहे हो, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ का अनर्थ मान के चलते हैं कि नायक बोलना चाहता है कि भैया उसको रोक लो, मत जाने दो, उसको समझा देंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं, संभल जाएगी लेकिन आपने उसको क्या समझ लिया कि उसका कहने का मतलब है रोको मत, जाने दो, और आपने फिर क्या किया, उसको रोकना बंद किया और उसको आपने जाने दिया, बात जो है पूरी तरह बिगड़ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थ का अनर्थ होना, या फिर नियम गड़बड़ होना, या नियमों से आप ना लिखना, ठीक है। अगर आप नियम भूल जाएंगे भाषा में तो ये गड़बड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी ये मुद्दा भी बनता है कि अधिकांश जब भी यूपीएससी या एमपीपीएससी या स्टेट सर्विस के जब रिजल्ट आते हैं मुख्य परीक्षाओं के, तो यहां पर मुद्दा हमेशा तैयार होता है कि क्या कारण है कि भैया इंग्लिश मीडियम का जो छात्र छात्राएं हैं वो टॉप करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो टॉप नहीं करते हैं, या हिंदी मीडियम वालों के साथ में व्यवहार ठीक से या बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो यहां पर कारण क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये कि भाई हिंदी जो भाषा है बहुत बड़ा शब्द भंडार लेके बैठी है, व्याकरण के बहुत सारे नियम होते हैं, इसके मुकाबले जो अंग्रेजी है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि भाई दूसरी बात हम बात करें तो हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, यहां पर हर एक छात्र छात्रा पर, व्यक्ति पर हिंदी का बहुत अधिक प्रभाव होता है। लेकिन जो उम्र में डिफरेंस आता है, जो एज में डिफरेंस आता है, यानी कि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने बैठा हुआ है, चूंकि आप अगर मान के चलते हैं हिंदी भाषा में आप यूपीएससी के एग्जाम लिख रहे हैं, तो जो चेक करने के लिए एग्जामिनर बैठा है, आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति बैठता है जिसको हिंदी भाषा का एक्सपीरियंस होता है, भाषा पर उसकी अच्छी कमांड होती है, प्रोफेसर होता है और रिटायरमेंट की एक उम्र की तरफ जा रहा होता है, यानी कि वो काफी हिंदी को जान के समझ के बैठा होता है एग्जाम में। वहीं हम जिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्रित भाषा ठीक है ना। अब मिश्रित भाषा के साथ समस्या क्या होती है कि हमें लग रहा है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन याद रखना जो शुद्ध हिंदी समझने वाला है वो यहां पर कमियां निकाल देगा कि मैंने हिंदी के साथ साथ में कुछ बोलियों के शब्द डाल दिए, ठीक है, कुछ अंग्रेजी के शब्द डाल दिए कुछ उर्दू के शब्द डाल दिए, जैसे कि हम बोलते हैं आप। अब आप हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, आप क्या है, उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द होता है तुम, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें हम मिश्रित शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप हिंदी मीडियम से बैठे हुए हैं तो वहां पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शुद्ध हिंदी और जो ग्रामर के जो नियम होते हैं उनको आप फॉलो करें, लेकिन हम वहां पर क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, जिस कारण से हमें लगता है हमने सही लिखा है, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, वो आपकी गलतियों को पकड़ लेता है, मार्किंग आपकी कम कर देता है। इस कारण से हिंदी वाले बच्चों के साथ में क्या होता है, थोड़ा सा नंबर कट जाते हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के साथ में क्या होता है भाई, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि देखो इंग्लिश जो है भारत की हम बात करें तो एक हिंदी के मुकाबले नई भाषा है। दूसरी बात जो इंग्लिश है
जो इंग्लिश समझने वाले लोग होते हैं उनका कहना यही है कि हिंदी से बहुत आसान है अंग्रेजी को पढ़ना, समझना और लिखना, क्योंकि हिंदी के मुकाबले उसके शब्द भंडार कम है और उसमें जो नियम होते हैं व्याकरण के, ठीक है ना, ग्रामर के, वो भी हिंदी के मुकाबले काफी कम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर छात्र छात्राएं क्या होते हैं कि इतनी ज्यादा गलतियां नहीं करते हैं, जिस कारण उनको जो मार्किंग है वो अच्छी मिल जाती है। अगर आप एक आंसर को एक जैसा समझ के एक जैसा व्यक्त करेंगे, लेकिन जो आपकी लिपि होगी उस लिपि में अगर देखा जाए तो कंपैरिजन जब आप करोगे तो हिंदी में कई छात्र मात खा जाते हैं, वहीं अंग्रेजी में उसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं। ठीक, शब्द भंडारण भी कम है, लिमिटेड है, समझने वाला समझ जाता है, नंबर अच्छे दे देता है, तो ये डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो भाषा में आपको समझ आ गया होगा कि नियमों का क्या होता है। ठीक है, नियमों की परिस्थिति क्या होती है, अगर आप नियम भूल जाते हैं तो याद रखना आप अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भाषा और बोली में अंतर। वहीं बोली की बात करें तो इसमें तो कोई नियम है नहीं, इसकी कोई लिपि तो है नहीं। अगर बोलचाल की भाषा की बात करें तो इसमें तो भैया आप चाहो तो नए नए शब्दों की उत्पत्ति कर सकते हो। जैसे अपने अगर हम बात करें कि बुंदेली में अगर बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं भाई चले जाओ, निकलो, ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करें किस भाषा की, बुंदेली की बात करें, ये जो भिंड मोरैना साइड जो बात चलती है वहां पर क्या बोलते हैं, कट ले। उन्होंने क्या बोल दिया, कट ले। कट ले का मतलब क्या होगा, निकल जाए यहां से। ठीक है ना, इसके अलावा कई ऐसे शब्द जो कि बना दिए जाते हैं वो भी वहां पर क्या है, मान्य होते हैं, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं होता, आप अपने मन से कोई शब्दों को नहीं बना सकते, यही भाषा की मुख्य पहचान होती है। ठीक है, चलिए भाषा के प्रकार की बात कर रहे हैं दोस्तों कि भाषा कितने प्रकार की होती है। जनरली बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम केवल बोली को पढ़ने के लिए भाषा को एक लिमिट तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो भाषा होती है भाई, एक होती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, तो अभी अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें, याद रखना कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला चाहिए तो दूसरा व्यक्ति समझने वाला चाहिए, और जिस भाव के साथ व्यक्ति बोल रहा है समझने वाला उसी भाव को समझे तो ही भाषा की प्रोसेस कंप्लीट होती है, नहीं तो उसको कंप्लीट नहीं मानते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब बात करें कि भाषा का जो अलग अलग तरीके होते हैं उनमें सबका किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली हम भाषा की बात करें तो सबसे ज्यादा आप ओरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मौखिक भाषा का ही आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हाँ, पहले अगर हम बात करें तो जो दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा, तो पहले अगर हम बात करें कुछ समय पहले जब टेली कम्युनिकेशन का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मोबाइल वगैरह जब नहीं आए थे, तो उस समय लिखित का भी बहुत ज्यादा महत्व होता था। ठीक है, कैसे कि आज अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना हो, किसी से आपको बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल उठाएंगे, सीधी आप उससे सीधी सी बात कर लेंगे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी आप बात कर लेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पत्र व्यवहार चलते थे, और जब पत्र व्यवहार चलते थे उस समय पर लिखित भाषा का भी बहुत अधिक प्रभाव लोगों पर हुआ करता था, यानी कि जब लिखित भाषा भी चलती थी। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव, अगर इसका महत्व की बात करें तो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचार और अपने भावों को दूसरे तक बोलकर पहुंचा दे। जैसे मैं आपसे बोलकर आप तक अपने भाव पहुंचा रहा हूं, या जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं बोलकर, यह है मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा होता है लिखित। अब ये कौन सा रूप होता है भैया भाषा का, तो ये वो रूप होता है जिसमें अपने मन की बातों को, अपने भावों को कैसे पहुंचाना चाह रहा हूं मैं, बोल के नहीं बल्कि कैसे, लिख के। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो जो लिखा हुआ है, जो चीज आपको समझा रहा हूं दोनों प्रकार से समझा रहा हूं, मौखिक भी और लिखित भी। तो ये दूसरा प्रकार होता है लिखित भाषा का। इसका मैंने आपको बोला कि अब प्रभाव थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर काम आप कैसे कर ले रहे हो, ओरल लैंग्वेज से कर ले रहे हो। आपको जब किसी काम की जरूरत पड़ती है, फास्ट टाइम हो गया है भैया, लोगों के पास इतना समय नहीं कि पत्र व्यवहार करें, ठीक है, लेटर लिखने के लिए बैठे, तो वो क्या करते हैं, ओरली आप फोन लगा दो अपना काम हो जाएगा, टेलीफोन कर दो, मोबाइल पे कॉल कर दो। ठीक है, हाँ, लिखित भाषा का प्रभाव कम जरूर हुआ है, लेकिन याद रखना ये अपेक्षित रूप में अभी भी उसी स्थान को रखे हुए है, ये आप लोगों को भी महसूस होगा। एक बहुत अच्छा प्रभावी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जब कुछ बातें आप बोल नहीं सकते किसी व्यक्ति से, तब आप इसी भाषा का इस्तेमाल करके अपने भावों को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। और यही कारण है कि व्हाट्सएप, मैसेज चैट, ठीक है, वी चैट, ये सभी चीजें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, हालांकि इसमें आप बोलचाल की बात कर सकते हो, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे मन के भाव ऐसे होते हैं जिनको आप सीधे तरीके से बोल नहीं सकते, तो आप उनको लिखकर पहुंचा सकते हो। खासकर जब आपके साथ नायक नायिका वाली जब कहानी आपकी लाइफ में जुड़ेंगी, आपके जीवन में जब जुड़ेगी, ठीक है ना, तो उस समय पर बहुत सी चीजें होंगी
वो चीजें आप सीधे बोल नहीं पाओगे। तो उसमें आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो भाई लोग? लिखित भाषा का प्रयोग करने वाले हो। जब आप नहीं बोल पाओगे, अपने मन के भाव सीधे जाकर व्यक्त नहीं कर पाओगे, आप शर्माओगे, ठीक है, जब आपको हिचक होगी, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उस चीज को मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मेल करके या फिर वही आपका जो लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है ना, जिसको आप लोग लव लेटर ही बोलते हो, उनके जरिए आप चीजें पहुंचा सकते हो। और याद रखना कि इनका महत्व अभी भी वही है। आप चाहो तो किसी व्यक्ति को अपने मन के भाव, जो मुख्य भाव होते हैं, आप चाहो तो बोलकर देख लो, और आप चाहो तो मन के भावों को लिख कर देख लो। आप समझ जाओगे कि महत्व अभी भी किसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो अपने जीवन में ट्राई कर सकते हो। आपको किसी से बहुत अच्छे कोई मन के भाव अगर आपको व्यक्त करने हैं, तो आप चाहें तो मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर एक लेटर पे आप अपने मन के भाव लिख कर सामने वालों को देंगे, तो अपेक्षित वो ज्यादा समझेगा। ये मेरा मानना है, बाकी दुनिया है जैसे चल रही चले। अगला होता है सांकेतिक भाषा। अगली भाषा का रूप कौन सा भी है? सांकेतिक। अब लिखना तो हो गया, आपने लिखा, उसने पढ़ के समझ लिया, ठीक है ना। बोलना हो गया, आपने बोला, उनने सुन के समझ लिया। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, चलन की बात करूं पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस भाषा का चलन सबसे ज्यादा है, भाषा के किस स्वरूप का चलन सबसे ज्यादा है, तो वो मैं बोलूंगा सांकेतिक भाषा का स्वरूप सबसे अधिक माना जाता है। इसका कारण है कि हिंदी आप बोलेंगे तो हिंदी समझने वाला ही समझ पाएगा, अंग्रेजी आप बोलेंगे तो अंग्रेजी समझने वाला समझ पाएगा। यहां पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कैसे होती है? अगर इंग्लिश किसी को बहुत कम आती है या थोड़ी बहुत आती है, तो समझ रहे हो ना, अर्थ का अनर्थ निकाल लेता है, गड़बड़ियां हो जाती हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है कि जो लगभग अगर हम बात करें तो हर देश में एक समान चलती है, ठीक है ना। जैसे अपने मन के भाव को संकेतों के रूप में दिखाना लगभग एक समान होता है, ठीक है। जैसे ऐसे कर दिया इसका मतलब रुकना हो गया, ऐसे कर दिया इसका मतलब खड़े होना हो गया। अब चाहे मराठी हो, गुजराती हो, अंग्रेजी बोलने वाला हो, फ्रेंच हो या चीनी हो या भारतीय हो, अगर मान के चलो मैं किसी व्यक्ति को पॉइंट करके या देखकर ऐसे बोलूं तो इसका मतलब होगा खड़े हो जा, ऐसे करके बोलूं तो इसका मतलब होगा पास आ जा, ऐसे बोलूं इसका मतलब क्या होगा? चले जा, ठीक है। ऐसे बोलने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे सारे जो करते हैं उनका मतलब, तो ये सांकेतिक भाषा होती है, जो लगभग देखा जाए तो मानव की सबसे प्रमुख भाषा मेरे हिसाब से, मैं इसी को मानता हूं कि आप मौखिक भाषा में, लिखित भाषा में गड़बड़ियां कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई लिखित में अगर कॉमा ऊपर नीचे हो गया, कभी अगर फुर्सत में मैं एक आध इस पर वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन सांकेतिक भाषा में ऐसी गड़बड़ियां होने की संभावना मेरे हिसाब से कम होती है। अगर सामने वाला आपके लेवल पर समझदार है तो वो आपकी संकेतों को समझ जाएगा। दूसरी बात कि सांकेतिक भाषा तब हो सकती है जब आप आमने सामने रहें, और जब आप आमने सामने रहेंगे और अगर संकेतों को आप समझते हैं, संकेतों को देखते हैं, तो याद रखना उस व्यक्ति के भावों को देखकर आप उसके मन की सच्चाई को समझ सकते हैं। ओरली व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लिखित में व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन जब आमने सामने अगर बात हो रही है, नजरें मिलाकर झूठ बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप अगर थोड़ा बहुत भी भावों को समझने में एक्सपर्ट हैं, तो आप ये समझ जाएंगे सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, दबाव में बोल रहा है, या ओपनली आपसे बात कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भाषा मुझे सबसे बेस्ट लगती है भाषा के रूप में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी लोग जानते हैं भैया हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है ना। हिंदी भाषा के आधार पर ही इसका जो है राज्य को जो है बनाया गया है, जहां हिंदी क्या है? अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। किंतु इसके विभिन्न भागों की अगर बात करें तो बुंदेली, मालवी, बघेली, निमाड़ी, ब्रज, ये बहुत सारी, इसके अलावा कुछ जनजातीय बोलियां भी यहाँ पर क्या है? इस्तेमाल की जाती हैं अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। तो एक एक करके हम अब इनको ही समझने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए भाई एक एक करके समझते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये तो हो गई बोली। अब यहां पर कुछ मिश्रित भाषा, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं होगा कि आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। बल्कि अगर हम बात करें जनरली लैंग्वेज की बात करें, तो ज्यादातर छात्र या फिर सभी लगभग छात्र मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? जैसा मैंने शब्द बोला इस्तेमाल करना, अब इस्तेमाल भी क्या है? उर्दू शब्द है भाई ये, ठीक है ना। तो ये क्या है? मिश्रित भाषा की बात करें तो जैसा मध्य प्रदेश की हम बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, भोपाल और भोपाल के आसपास के क्षेत्र की बात करें, सिरोंज हुआ, बुरहानपुर हुआ, कुरबई आदि क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या कौन सी इस्तेमाल होती है भैया? हिंदी और उर्दू के मिश्रित रूप को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जबलपुर जिले की बात करें तो बुंदेली और बघेली मिश्रित रूप से बोली जाती है।
और ऐसे ही मध्य प्रदेश के लगभग आज के समय में मैं बात करूं तो लगभग हर क्षेत्र में मिश्रित भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप बुंदेलखंड में बात करें तो शुद्ध बुंदेली बोलने वाले भी आजकल लोग कम हो गए हैं। वो बुंदेली के साथ साथ में अलग अलग शब्दों का उसमें क्या कर देते हैं, मेलजोल बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना होगा आपको। हाँ, ये विशेष पॉइंट है जो आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है, ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिले की जो करेली तहसील पड़ती है उसमें जो मेहत गांव है, उस मेहत गांव की क्या विशेषता है कि यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, या केवल यूं कहो कि संस्कृत भाषा में ही यहाँ पर बात की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है। कौन सा गांव है, मोहद गांव है, इसको कहीं कहीं मेहत गांव भी बोलते हैं। ठीक है ना, मेहत या मोहद गांव याद रखना कहां पर है, करेली तहसील नरसिंहपुर जिले की, याद रखोगे आप लोग। यहाँ पर संस्कृत का प्रभाव ज्यादा है, संस्कृत बोली जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है इसका जो मूल ढांचा अगर हम बात करें तो संस्कृत है, संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश क्या भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या भिन्नता होने के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ पर भाई अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग है, सबकी तरीके अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, पहनावा तक अलग अलग है। हालांकि अब मिक्स हो रहा है लेकिन पहले बहुत अलग था। इस हिसाब से यहाँ की बोलियों में भी क्या है, अलग अलग आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बोली क्या है, भाषाई विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो बोली होगी पहले वो आएगी, उसी बोली के बाद जब उसमें साहित्य लिख दिए जाएंगे, ठीक है, जो चलन में जाएगी, उसका क्षेत्र विस्तार हो जाएगा, तब जाकर उसकी लिपि बना दी जाएगी और तब जाकर वो किसके रूप में बनेगी, भाषा के रूप में तैयार की जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो भैया आते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम उठा रहे हैं बुंदेली। किसको उठा रहे हैं, बुंदेली को उठा रहे हैं, तो तैयार रहें बुंदेली बोली को समझने के लिए। ठीक, चलिए भाई, बुंदेली की बात करें तो याद रखना इसको पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली। बुंदेली का विकास किससे हुआ है, सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इस प्रकार से इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो बुंदेली बोली है वो किसकी, पश्चिमी हिंदी का भाग है, किसकी, पश्चिमी हिंदी का भाग है। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो सौरसैनी अपभ्रंश इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए इसका नामकरण किसने किया भैया, तो ब्रिटिश कालीन जो भाषाविद थे जॉर्ज ग्रियर्सन करके जो व्यक्ति थे, कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है ना, इन्होंने इसका नाम रखा है बुंदेली, बुंदेलखंड के नाम पर। तो आप ये बात भी याद रखोगे कि बुंदेली का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, और ये किसकी, पश्चिमी हिंदी की देखा जाए तो एक ब्रांच के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब सौर सैनी की बात करें तो क्या भी है, जो प्राकृत भाषा चलती थी मध्यकाल में, ठीक है, और ये प्राकृत भाषा कहां चलती थी, उत्तर भारत में चलती थी, इसकी प्रमुख भाषा है। ठीक है ना, इसके अलावा बात करें प्राक भाषा की बात करें तो जो सौर सैनी उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में प्रचलित थी, और जिसका केंद्र सबसे ज्यादा कौन सा था, सूरसेन जनपद था। ठीक है, महाजनपद में एक सूरसेन जनपद भी हुआ करता था, जो सूरसेन क्षेत्र था, वहां जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था बोलचाल के रूप में, उसी भाषा को प्राकृत भाषा बोलते हैं, जो का प्राचीन काल और मध्यकाल में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बोली जाती थी। ठीक है, और इसका जो मुख्य क्षेत्र कौन सा था, सूरसेन और इसके अलावा मथुरा। ठीक है ना, इसके आसपास ये बोली जाती थी। सूरसेन से इसका नाम क्या पड़ गया, सौरसैनी पड़ गया भैया। ठीक है, सामान्यतः उन समस्त लोक भाषाओं का नाम प्राकृत था, याद रखोगे, जो मध्यकाल यानी कि अगर बात करें ईसा पूर्व 600 से लेके 1000 ईस्वी तक समस्त उत्तर भारत में प्रचलित होती थी, उन सभी भाषाओं को हम क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद हम बात करें तो प्राचीन काल से मध्यकाल तक सूरसेन और मथुरा के आसपास बोलने वाली भाषा जो थी प्राकृत भाषा कहलाती थी। ठीक, तो जो सौरसैनी जो थी वो भैया किसकी थी, प्राकृतिक भाषा की मुख्य भाग था, जो सूरसेन या मथुरा या मध्य प्रदेश में बोली जाती थी। ठीक है, अब इसकी मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में क्या, जो नाटक होते थे उनमें इसका क्या है, संस्कृत नाटकों में विशिष्ट प्रसंगों में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, डायलॉग बाजी में। ठीक है, बाद में से हिंदी भाषा समूह और पंजाबी इससे क्या होने लगे, विकसित होने लगे। तो ये प्राकृत भाषा थी, उसी का भाग सौरसैनी भाषा बना, उसी से फिर आगे चल के हिंदी और साथ में पंजाबी भाषा भी डेवलप होने लगी। ठीक है, खासकर दिगंबर जो जैन परंपरा के जितने भी जैन आचार्य लोग थे अपने महाकाव्यों में इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, सौरसैनी लैंग्वेज का। ठीक है ना, चलिए ठीक, अब आ जाते हैं वापस बुंदेली पे। तो बुंदेली क्या है, प्रदेश के कौन कौन से भैया, छतरपुर,
पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर आदि जिलों में बोली जाती है। ये तो उसके मुख्य जिले हो गए, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, ये तो उसके क्या है, मुख्य जिले। इसके अलावा इसका प्रभाव आपको रायसेन जिले में भी देखने को मिलेगा, विदिशा के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, या उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बुंदेली की बात करें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और बुंदेली की कुछ उपबोलियां भी हैं, तो ये भी याद रखोगे, पवारी, ठीक है, लौंधाती और खटोला करके जो उपबोलियां हैं वो किसकी हैं, बुंदेली की उपबोलियां मानी जाती हैं। तो याद रखोगे बुंदेली जो मुख्यतः अगर आप देखोगे तो छतरपुर हो गया, दतिया वाला हो गया, टीकमगढ़ वाला, दमोह वाला क्षेत्र, पन्ना, ये सागर वाला क्षेत्र होगा, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको शुद्ध बुंदेली देखने को मिलेगी। इसके अलावा नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, यहाँ पर भी आपको अधिकतर बुंदेली भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भी आपको बुंदेली का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं बुंदेली भाषा में, जो कि आप लोगों ने उम्मीद है कि सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आप समझ लें इस चीज को। जैसे कि बुंदेली भाषा में जनरली कपड़ा लत्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कपड़ा लत्ता कहाँ है तुम्हारे, ठीक है, तो तुम्हारा कपड़ा लत्ता कहाँ का क्या मतलब भाव भैया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कपड़ा कहाँ है, ठीक है ना, इस प्रकार से बोला जाता है, जैसे तुम्हारे शब्द को बोला जाता है। ठीक है, जब जिला वाइज हम अध्ययन अगर करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और अगर आप लोग डिमांड करते हैं, ठीक है ना, तो मैं YouTube चैनल पर आकर आप लोगों को पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जिला वाइज जो मध्य प्रदेश होता है, जो अलग अलग एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आपको अध्ययन करा सकता हूं। तो उसमें हम इन भाषाओं के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम बुंदेलखंडी क्षेत्रों को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम हम बुंदेलखंडी बोली में ही बात करेंगे, निमाड़ की बात करेंगे तो निमाड़ी में बोलने की कोशिश करेंगे, मालवी में बोलने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर आपको पढ़ने मजा आएगा। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं कि आप डिमांड क्रिएट करें, जिससे कि YouTube चैनल पर मैं लाइव आकर आप लोगों के रूबरू होकर सीधा आपको जिला वाइज पूरा मध्य प्रदेश पढ़ा सकूं। ठीक है ना, चलिए शेयर भी करें इन चीजों को। इसके अलावा दूसरा शब्द होता है यहाँ पर संजा। ठीक है, यहाँ पर शाम जो होती है वो शाम को क्या बोलते हैं, संजा बोलते हैं। दूसरी बोलचाल में यहाँ पर संजय के दो उपयोग किए जाते हैं। एक होता है जब शाम समय होता है, जब इवनिंग टाइम होता है उसको संजा बोलते हैं। और याद रखना खाने पीने में भी यहाँ पर संजा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं आप बुंदेलखंड क्षेत्र में हो और वहां पर कोई बोल रहा है दद्दा चलो संजा कर लो, तो संजा कर लो का मतलब होता है कि क्या कर लो दद्दा, चल के डिनर कर लो। शाम का जो खाना होता है, जो डिनर टाइम होता है, उस समय जो खाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संजा बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक। इसके अलावा ये भी याद रखो कि जो सुबह का खाना होता है जिसको आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट के समय पर यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है कि दद्दा क्या करना है, कलेव कर लो। कलेव, कलेव का मतलब क्या होता है, सुबह का भोजन। तो ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द होता है उम्दा, यानी कि जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं ना कि भैया कैसा है वो, तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहुत उम्दा है। ठीक है दद्दा, बहुत उम्दा है, बिल्कुल। फिर इसके अलावा हम बोलते हैं भाई, जैसे शब्द बोलते हैं क्यों, तो क्यों की जगह पर इस्तेमाल क्या होता है यहाँ पर काय। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, क्या हुआ, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या होगा। या हम बोलते हैं हाँ, ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज के लिए हाँ, तो हाँ बोलेंगे हाउ। इस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। एक शब्द आता है पुसात। पुसात का मतलब होता है पसंद आदा है, यानी कि कई बार बोलेंगे अरे तुम्हें तो क्या भैया बहुत पुसात है, या तो जो मोड़ा बहुत ज्यादा पुसात है। तो इसका मतलब, उसका बोलने का मतलब है कि आपको ये लड़का बहुत पसंद आता है, क्या बात है। तो इस प्रकार से। इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं होगा, ऐसा किया होगा, तो यहाँ बोले हाँ हुई है। हम बोलते हैं ना कि भैया कालू कहाँ है, तो हम बोलते हैं कालू कहाँ, खेत पे होगा। तो हम बोलेंगे कालू कहाँ है दद्दा, तो कालू कहाँ है, खेत पे हुई है, जाके देख लो। इसी प्रकार हम बोलते हैं इसको, ये चीज किसको देना, हमने बोला इसको देना है, तो यहां पर शब्द का इस्तेमाल होगा ईखों देना है। उसको की जगह पर बोलेंगे ऊखों देना है। ठीक है ना, हम बोलेंगे ये पेन किसका है, तो हम बोलेंगे इसका है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, उसकी जगह पर बोलेंगे ये पेन किसका है, तो हम बोलेंगे इको है। इसके अलावा अगर ग्रुप की बात करें, जैसे कि एक से ज्यादा लोग हैं, अगर मैं बात करूं हम, तो जैसे हम बोलेंगे भाई हम लोग, तो यहां पर बोलेंगे हम और हैं। टीम बना लें, एक क्रिकेट की जब टीम बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, हमारे खिलाड़ी को हम और हैं, और तुम्हारे खिलाड़ी को बोलेंगे तुम और हैं। तुम और हैं मतलब तुम लोग, और हम और हैं मतलब हम लोग। इसी प्रकार से क्या है, तो जैसे कि मान लो अपन बोलते हैं है, तो यहां पर क्या हो, हैगो या हैगी। ठीक है ना, हम बोलेंगे लड़का है लड़की है, हम सब में है करेंगे, पर यहां पर स्त्रीलिंग के साथ होगा हैगी,
पुल्लिंग के साथ क्या जोड़ देंगे, हैगो। ठीक है, बात करें भैया मेरा, तो मेरे में आएगा हमाओ या हमरो। ठीक है, वही बात करें हमाई हमरी, यानी कि मेरी है तो मतलब हमाई या हमरी। ठीक है, मेरे हैं, ठीक है ना, तो मेरे में क्या आएगा, हमाए या फिर हमरे। हम बोलते हैं भाई कहाँ जा रहे हो तो हम बोलेंगे कितै। हम बोलेंगे यहां जा रहे तो बोलेंगे इतै। ठीक है, हम बोलेंगे सच बता तो बोलेगा सही बोल। हम बोलेंगे भैया स्नान घर तो उसको क्या बोलते हैं, सपन्ना। ये अगर आप छत्तीसगढ़ पीसीएस भी देते हो तो इन शब्दों को सीख लेना। बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो स्थानीय भाषा होती है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक बार पूछा था कि सपन्ना का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना घर का ऐसा स्थान जहां पर जाकर आप स्नान करते हो, नहाते हो, जिसको आप बाथरूम बोलते हो, उस बाथरूम के यहां पर बुंदेलखंड क्या बोलते हैं, सपन्ना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सपन्ना। इसके अलावा एक शब्द आता है घिनौची, यानी कि घर का ऐसा स्थान जहां पर पीने का पानी रखा होता है, रखते हैं मटके कसेड़ी। ठीक है, यहां पर बोलते हैं बल्टोई, वहां बोलते हैं कसेड़ी। ठीक है ना, तो जहां पर पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान को यहां पर क्या बोलते हैं, घिनौची बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द इस्तेमाल होता है ठाड़ी या ठाड़ा, मतलब कि जो खड़े शब्दों में इसको जोड़ा जाता है। जैसे कि हम जनरली क्या बोलते हैं, भैया आप खड़े हो जाओ। ठीक है ना, हम इस प्रकार बात करेंगे, क्या बोलेंगे, खड़े हो जाओ। यहां पर आके बोलेंगे यार खड़ो हो जा। हम बोलेंगे जैसे अगर कोई फीमेल है तो उसको बोलेंगे आप खड़ी हो जाइए, या आप खड़े हो जाइए। इस प्रकार से यहां पर बोलेंगे क्या, ठाड़ी हो जा। ठाड़ी हो जा नहीं तो पिट जाए है। ठीक है, और नहीं तो की जगह पर गुस्से में कई बार इस्तेमाल होता है नातर पिट जाए। नातर पिट जाए का मतलब नहीं तो ठोक दिए जाओगे आप। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना कई जगह पर कपड़ों की जगह उन्ना भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं, उन्ना। भैया हमारे उन्ना खराब हो गए हैं। ठीक है, उन्ने का मतलब भी किससे आता है, आपके कपड़ों से दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगली आपकी बोली है मालवी। ठीक है ना, मालवी तो आप समझते होंगे, ज्यादातर जो छात्र इंदौर में आते हैं उनको मालवी बोली का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। और खासकर जब एक क्षेत्र से कोई स्टूडेंट दूसरे क्षेत्र में जाता है और स्थानीय भाषा और जो शब्द होते हैं जब उनको सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उनमें बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना, तो निमाड़ी भी कोई छोटी मोटी बोली नहीं है, काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई भाषा है ये भी। ठीक है, इसका अगर बात करें तो कहां पर जो राजस्थानी हिंदी होती है ना उसकी प्रमुख बोलियों में मालवी को जोड़ा जाता है। इसका विकास भी कहां से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी मूल रूप से क्या भी है, तो मारवाड़ी से संबंधित है। जो मारवाड़ी वाला क्षेत्र आता है, जो मारवाड़ी भाषा होती है, उसी से कहीं ना कहीं मालवी बोली की उत्पत्ति मानी जाती है। जबकि शब्द भंडार की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर शब्द भंडारों में देखा जाए तो बुंदेली, गुजराती, राजस्थानी, इन सभी चीजों के यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो मालवी बोली है उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो मिश्रित शब्द होते हैं, जिनमें कि बुंदेली, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, मारवाड़ी, इन सबके मिश्रित शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बात करें तो इसे दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहा है। क्या बोला है कि जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वही आपकी मालवी होती है, या मालवी का संबंध आपके उससे होता है, किससे, दक्षिणी राजस्थानी। जबकि डॉक्टर कृष्णलाल हंस के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्वनि और रूप की दृष्टि से उन्होंने क्या बोला है कि जो मालवी वो पश्चिमी हिंदी का है। ठीक है ना, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी है उसके इस पे ज्यादा प्रभाव है। अगर इसकी रूप की बात करें, इसको बोलने के तरीके की बात करें, ठीक है, मालवी अगर विशुद्ध रूप से बात करें तो कहां बोली जाती है भैया, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, ये क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, मूल रूप से बुंदेली बोली जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करूं तो होशंगाबाद, गुना, नीमच, भोपाल, ठीक है, इनमें भी मालवी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ शब्दों को परिवर्तन के साथ में पूर्ण शुद्ध मालवी ना बोलकर क्या करेंगे, कुछ शब्द बदल दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं बोलने के तरीके पर मालवी का प्रभाव आपको इन अतिरिक्त जिलों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह भी याद रखना, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मालवी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्या है, मालवी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना कि यह पुस्तक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसके अनुसार क्या है, केंद्रीय आदर्श मालवी के अलावा मालवी के उपभेद भी उन्होंने बोला है, उपबोलियां भी उन्होंने बोला है कि अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। यानी कि इसकी और भी उपबोलियां हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि केंद्रीय आदर्श मालवी जो कि मुख्य रूप से इंदौर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा एक और आती है हड़ौती मिश्रित मालवी, जो राजस्थान के झालावाड़, ठीक है ना, झालरापाटन और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जो कि कौन सी, हड़ौती। ये खासकर राजस्थान के जो नजदीकी लगे हुए जिले जैसा विदिशा का सिरोंज क्षेत्र हो गया, यहाँ पर इस प्रकार की मालवी आपको देखने को मिलेगी, हड़ौती और मिश्रित मालवी। वहीं सौंदवाड़ी मालवी भी होती है,
वहीं रजवाड़ी मालवी होती है जो कि मुख्यतः अपने जो है राजस्थान साइड इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा होती है दसोरी या दसपुरी मालवी, जो नीमच और मंदसौर की तरफ जो इस्तेमाल की जाने वाली मालवी भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं, दसोरी या दसपुरी, ये भी उसका भाग है। इसके अलावा होती है उमठवाड़ी, भीली, भयोरी, ठीक है ना। भीली का भी देखा जाए तो मालवी भाषा का भीली पर भी, हालांकि मैं बता दूं भीली जो भाषा है बोली है ये काफी प्राचीन है, लेकिन अब की बात करें तो जो भीली भाषा या बोली होती है जो खासकर झाबुआ अलीराजपुर साइड बोली जाती है उसमें मालवी का कुछ ना कुछ प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मालवी के कुछ शब्द हैं भाई जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ पर समझ लें। जैसे कि भाई हम बोलते हैं मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर बोलेंगे मैं कर रिया हूं। ठीक है, हम बोलते हैं थोड़ा, बोलते हैं रत्ती भर, बोलते हैं शब्द में तुम्हें तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर उसके बोलते हैं चराने की शर्म नहीं, चरने की शर्म नहीं। इसके अलावा हम जैसा बाल इस्तेमाल करते हैं पार्टी शब्द, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चल भैया कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में। ठीक है, फिर इसके अलावा हम पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर आप अगर मालवी में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे, कहाँ जा रिया है, कहाँ से आ रिया है। ठीक है, मैं यूं पलटा, कहाँ ले चलूं। इसके अलावा इसकी 12 बजाऊं, ये भी बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पर कि भाई इसकी 12 बजाऊं। इसके अलावा एक शब्द होता है 12 की ढेर, हालांकि इनका मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मसान, ठीक है, जो शमशान घाट होता है उसको मसान बोलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक शब्द इस्तेमाल होता है, अरे भैया भैया क्या कर रही है भैया, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलते हैं भाई तीखा है, या फिर एक शब्द होता है चिरखा है, तीखे का एक विलोम शब्द का सॉरी पर्यायवाची शब्द होता है तीखा है या चिरखा है। वहीं मालवी में अगर इसको प्रयुक्त करते हैं तो बोलते हैं चरखा है, चरखा। ठीक है ना, इस प्रकार मालवी क्या है, शब्दों का थोड़ा सा यहाँ पर भी हेरफेर देखने को मिलेगा। चलिए भाई, अगली आपकी आती है कौन सी भैया, बघेली। कौन सी है, बघेली। बघेली की बात करें तो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। इसका विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन सा, अर्ध मगधी अपभ्रंश। इसको भी हम आगे समझते हैं, हालांकि सिंपल बता दूं, मगध क्षेत्र में जो बोलने वाली हिंदी थी उसमें जब मिलावट हुई, यानी कि आधी मगधी और उसके अतिरिक्त आधी भाषाएं जोड़ी गई, तो उसको क्या बोलते थे, अर्ध मगधी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता था। इसको हम डिटेल करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए, बघेली की अगर बात करें तो बघेलखंड की सीधी, सतना, रीवा, शहडोल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है ना, जैसे कि रीवा साइड में इसको हम बघेली या फिर इसको रेवाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, रेवाड़ी भाषा सॉरी बोली भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा बात कर तिरही एवं गरोहा जो है वो बघेली की क्या है, उपबोलियां हैं। कौन कौन सी है, तिरहरी, गहोरा, इसके अलावा कई जगह पर आपको रेवाड़ी, ये सभी क्या है, जो बघेली बोली है उसकी उपबोलियां मानी जाती हैं। अर्धमगधी की बात करें तो भाई क्या है, तो जो मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा जो अर्धमगधी यानी कि संस्कृत और आधुनिक भारत की भाषाओं के बीच एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसको क्या बोलते हैं, अर्धमगधी बोलते हैं। यानी कि संस्कृत और जो बाद में मिक्स भाषाएं जो आई हैं उनको जोड़कर जो भाषा बनाई गई उसको हम अर्धमगधी के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा मानी जाती है, जो मगध साम्राज्य था। ठीक है, अब बात करें जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने अर्ध मगधी में ही धर्म उपदेश दिए थे, और आगे चलकर उनके जो शिष्य थे उन्होंने उन उपदेशों को जब संग्रहित किया था जिसको आगम कहा गया, तो वो जो संग्रहण जो किया गया था वो भी किस भाषा में किया गया था, अर्ध मगधी भाषा में किया गया था। इतिहास के प्रश्न भी यहां से बन सकते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना भाई। समझ नहीं आए तो एक बार पीछे करके फिर फॉरवर्ड करके आप चाहो तो इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, अगर हेमचंद्र आचार्य की बात माने तो उन्होंने 2 पॉइंट में अर्धमगधी को डिफाइन किया है। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, जो भाषा मगध के आधे भाग में बोली जाती थी उसको अर्धमगधी कहा जाता था। दूसरा उन्होंने दिया है, जिसमें मगधी भाषा के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, मगधी भाषा के कुछ लक्षण जो पाए जाते हैं उस भाषा को अर्धमगधी कहा जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। ठीक है ना, लेकिन सिंपल सी बात करूं तो जो संस्कृत और आधुनिक भाषाओं को मिलाकर जो भाषा तैयार की गई उसको हम अर्धमगधी बोलते हैं। ये बात आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखोगे। और महावीर स्वामी ने अपने सारे वचन इसमें दिए और इनका जो संकलन किया गया जिनको आगम कहा गया वो भी अर्धमगधी में ही लिखे गए हैं, पॉइंट याद रखना। इसके अलावा इसको बघेलखंडी, रिमही, ठीक है, और इसके अलावा रिवई आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें डॉक्टर श्री निवास शुक्ल जो कि सीधी हैं, उन्होंने बघेली शब्दकोश का संकलन भी किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बघेली जो बोली है उसका शब्द भंडारण किसके द्वारा है, शब्दों का संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो नाम याद रखोगे श्री निवास शुक्ल। ठीक है ना,
क्या है, श्रीनिवास शुक्ल है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, आपके सीधी जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने इसका संकलन किया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अलावा साहित्य की। तो भैया साहित्यिक रचना की दृष्टि से बघेली को क्या है, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन तो नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद ही महाराजा विश्वनाथ सिंह की परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, ये दो रचना है विश्वनाथ सिंह जी की। कौन सी, परम धर्म विजय, और एक कौन सी है, विश्वनाथ प्रकाश। इन रचनाओं का यहां पर देखा जाए तो साहित्य के रूप में प्रयोग किया जाता है बघेली में। इसके अलावा कुछ लोकगीत और लोक कथाएं भी जो है बघेली बोली के अंतर्गत बनाई गई हैं, ये आप याद रखोगे। चलिए भैया अगली बात पे आते हैं, निमाड़ी की तरफ चलते हैं। निमाड़ क्षेत्र जो खंडवा खरगोन जो क्षेत्र है, वहां पर बोले जाने वाली भाषा है या बोली है, उसको हम निमाड़ी बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये भी किसका भाग है भैया, पश्चिमी हिंदी का भाग माना जाता है। ठीक है ना, इसका विकास भी कहाँ हुआ है, शौरसेन या अपभ्रंश में हुआ है, जो आप पहले समझ चुके हो। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन की अगर बात करें, ग्रियर्सन की बात करें, तो उन्होंने इसको दक्षिण हिंदी कहा है। याद रखना, जनरली पश्चिमी हिंदी का भाग माना जाता है, लेकिन जॉर्ज गियर्सन की बात करें तो इन्होंने इसको दक्षिण हिंदी माना है। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे कि पश्चिमी हिंदी का भाग जनरली इसको माना जाता है। अगर विशेष नाम के साथ आपसे प्रश्न किया जाए, ठीक है, कि निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी किसने कहा है, तो नाम याद रखोगे, जॉर्ज गियर्सन की बात कर रहे हैं, या नाम से पूछे कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार जो निमाड़ी भाषा है वो किस हिंदी का भाग माना जाता है, तब आप बात करेंगे दक्षिणी, अन्यथा पश्चिमी हिंदी का ही भाग निमाड़ी को माना जाता है। निमाड़ी बोली की बात करें तो कहां पर भाई, मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा खरगोन बड़वानी धार, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बोली पर मुख्यतः बात करें, मालवी मारवाड़ी गुजराती और मराठी, इन भाषाओं को सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि निमाड़ी में कहीं ना कहीं इन भाषाओं के शब्द आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, साहित्य की बात करें तो भैया साहित्य के रूप में बहुत अच्छा खासा इसमें सृजन किया गया, बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अनुसार देखा जाए तो प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे संत सिंगाजी महाराज, ठीक है ना, इनको सबने सुना होगा, इनको सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इन्होंने इस पर साहित्य लिखे हैं। इसके अलावा बात करें तो जो क्या लिखा है, साहित्य का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी, कौन थे, डॉक्टर श्रीराम परिहार, इन्होंने भी इस पर क्या है, निमाड़ी बोली का इस्तेमाल करते हुए एक किताब लिख दी है, जिसका नाम क्या है, साहित्य का इतिहास। ठीक है ना, तो ये किसने लिखा है, श्रीराम परिहार जी के द्वारा लिखी गई है। यानी कि कुल मिला के निमाड़ी की अगर हम बात करें तो साहित्य का सृजन बहुत अच्छा इसमें हुआ है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि कैसे लिखा होता है भैया, हेत प्रेत की रजवाड़ी, है ना, क्या है, हेत प्रीत की रजवाड़ी, मिलकर पिए वीर, हेत बिना कालू कहें कड़वी लागे खीर। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता था, इस प्रकार से रचनाएं की जाती थी। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कालू जी महाराज। यहाँ पर उनका जो नाम विस्तृत रूप से किया गया है, कालू जी महाराज कौन थे, तो जो संत सिंगाजी थे उनके पुत्र थे कालू जी महाराज, जिन्होंने ये दोहा लिखा है। क्या लिखा है, हेत प्रीत की राबड़ी, मिलकर पीजे वीर, हेत बिना कालू कहें कड़वी लागे खीर। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि प्रेम से पिलाएगी राबड़ी। अब राबड़ी क्या होती भाई, एक तो होती रबड़ी, रबड़ी क्या होती है, तो जो मावा और शक्कर मिलाकर जब उसको गर्म करके बनाई जाती है, जो दूध से बनती है शक्कर मिलाकर, उसको हम रबड़ी बोलते हैं। लेकिन यहां शब्द है राबड़ी, जनजाति क्षेत्रों में सबसे ज्यादा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो जो मक्का होती है, ठीक है ना, और जो छाछ होती है। अब छाछ भैया बुंदे सॉरी मालवी और निमाड़ी लोग समझते हैं, इसको हम मही बोलते हैं या मठा बोलते हैं। ठीक है ना, अब मही मठा छाछ किसको बोलते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है ये। तो जब दही जमाया जाता है दूध से, और उसके बाद जब उसको भाते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उससे जो है नैनो निकाल लिया जाता है, मक्खन निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो तरल पदार्थ बचता है खट्टा खट्टा, उसको हम छाछ बोलते हैं निमाड़ी और मालवी में, और मही बोलते हैं बुंदेली बघेली में। ठीक है ना, और जनजाति भाषा में इसको मठा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं राबड़ी। तो इसमें क्या करेंगे, तो राबड़ी की बात कर रहे हैं वो, कि जो मक्का और ये मठा और गुड़ वगैरह मिलाकर जो बनाई जाती है, कि अगर मिलजुल कर पिए तो स्वादिष्ट लगती भाई, बहुत अच्छी लगती। लेकिन अगर बिना स्नेह के कोई आपको क्या खीर भी परोस दे, तो वो भी आपको कैसी लगेगी, कड़वी लगेगी। इस दोहे का मतलब ये होता है, जो मेंस वाले छात्र हैं वो इन ऐसे दोहों को याद कर लें, जब भी कहीं अगर आपको मौका मिले आंसर राइटिंग में, तो ऐसी चीजों को लिख जरूर दें। इससे आपको क्या है, प्लस मार्किंग या प्लस नंबर आपको जो है दे दिए जाते हैं। अगली आपकी कौन सी बोली आ रही है, ब्रज बोली की बात कर रहे हैं भाई। ये भी खड़ी भाषा का रूप है। ब्रज क्या है, पश्चिम हिंदी का मानी जाती है। ठीक है ना,
इसमें पश्चिम हिंदी की प्रधानता ज्यादा है। ये बोली देखा जाए तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बोली जाती है। कहां पर? ग्वालियर, और इससे भी ज्यादा आपको भिंड मुरैना के क्षेत्र में आपको ब्रज भाषा जो है सुनने को दिखाई देगी। ब्रज भाषा की बात करें, साहित्यिक सृजन की बात करें तो अत्यंत समृद्ध भाषा है, यह बोली है। इसके अंतर्गत भाई आप नाम से समझ जाएंगे, जैसे सूरदास हैं जिन्होंने ब्रज में साहित्यों की रचना की, मीराबाई हैं, ठीक है ना, रस खान हैं, इन सब ने क्या है ब्रज में, इन ब्रज भाषा में जो है अनेक अलग अलग साहित्यों की क्या की इन्होंने रचना की है, ध्यान रखेंगे। ब्रज की अगर बात करें तो भाई कुछ वाक्यों की इसमें बात करते हैं ब्रज भाषा में, याद रखना भिंड मुरैना वाले लोग इसी के इस्तेमाल करते हैं। जैसे तैने पात में का खायो, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं का या हम बोलते हैं क्या, तो यहाँ पर क्या है हा का सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को आपको अंत में मिलेगा वाक्यों के, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला तैने पात में, तैने का मतलब होता है आपने या तुमने, पात का मतलब होता है पंगत, और पंगत का मतलब क्या होता है कि जब किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम करते हैं और लोगों को हम बिठा के जब खिलाते हैं, ठीक है ना, जब बिठा के लाइन से खिलाते हैं तो जो बिठा के खिलाने की व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं पांत, या इसको हम बोलते हैं पंगत। बुंदेली में इसको पंगत कहेंगे, और वहीं अगर ब्रज की बात करें तो यहाँ पर पांत बोलेंगे। कहा खायो मतलब कि तुम जो खाना खाने गए थे पंगत में या बिठाकर जो खाने की व्यवस्था थी उसमें तुम क्या क्या खा के आए हो, तो उन्होंने तुमने की जगह पर तैने बोलते हैं, ठीक है। का है रहे हो है, हम बोलते हैं क्या हो रहा है तो ये बोलेंगे क्या हो रहे हो, ठीक है ना। मोय नॉन पतो, मोय नाय पतो, नाय का मतलब होता है नहीं, मोय मतलब मुझे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें मुझे नहीं पता तो यहां पर क्या बोलेंगे मोय नाय पतो। ठीक, वाने कलेऊ कर लियो का, इसका मतलब कलेऊ मैंने आपको बताया था, तो सुबह का आपका भोजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं कलेऊ बोलते हैं। तो वाने कलेऊ कर लियो का मतलब होगा क्या उसने सुबह का खाना खा लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक मोकू नान दीजो थोड़ा सो, ठीक है, इसका नेक का मतलब होता है थोड़ा, नान का मतलब होता है नमक, नमक को क्या बोलते हैं नान बोलते हैं, या फिर बुंदेली भाषा में इसको नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉन, नॉन मतलब होता है नमक या सॉल्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया नेक मतलब थोड़ा सा, मोकू मतलब मुझे, नॉन दीजो, दीजो मतलब दो, यानी कि इसका मतलब आपसे क्या मांगा कि थोड़ा सा मुझे नमक दे दो, तो इसको वो कैसे बोलेगा नेक मोकू नान दीजो। इसके अलावा एक शब्द होता है धौरो, धौरो का मतलब होता है कलर होता है कैसा सफेद, ठीक है ना, सफेद रंग को यहां पर बोलते हैं धौरो, ठीक है। काले रंग को बोलते हैं कारो, ठीक है। मटमैला जो कलर होता है इसको हम बोलते हैं भूरो। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द थोड़े बदल जाते हैं। इतकू आओ, जहां पर हम बोलते हैं भाई इधर आओ, उसको क्या बोलेंगे इतकू आओ, है ना। हम बोलते हैं क्या बोलते हैं वैसा कि थोड़ा सा, तो उसको बोलेंगे तनकसो। या फिर यहाँ पर एक और शब्द बोलते थे इसको क्या बोलेंगे नेक्सो, नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा। तो इस प्रकार क्या है आपकी ये है। चलिए इसके अलावा हम आ जाते हैं भैया कुछ जनजाति बोलों की, ट्राइबल भाषाओं की बात करेंगे। तो जो मध्य प्रदेश की अगर बात करें दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भाग, खासकर जो मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, झाबुआ, होशंगाबाद, इन सभी में जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। और जनजातियों की अगर बात हो रही है तो आप लोग समझ सकते हैं जनजातियों का महत्व क्या है, कि वर्तमान में चूंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के जो है चुनाव आने वाले हैं, ठीक है ना। और जो मध्य प्रदेश शासन में जब चुनाव होने वाले तो इसलिए आप सरकार को देख रहे हैं कि जनजातियों के प्रति उनकी सहानुभूति कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपने सुना होगा आज ही की न्यूज है कि जो इंदौर में भंवरकुआ है, भंवरकुआ जो चौराहा है उसका नाम बदल के कर दिया है टांटिया भील, ठीक है ना। और वहीं पर जो MR10 चौराहा आता है उसको क्या कर दिया है टांटिया मामा चौराहा, ठीक है ना। तो ये सभी किसको प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, किसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो जनजातियों को, यहाँ पर ट्राइब्स को क्या किया जा रहा है प्रोत्साहन। कारण यह है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं जनजातियां हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व है, और मध्य प्रदेश की विशेष पहचान भी इनसे कराई जाती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहचान भी होती है, याद रखोगे इस प्रकार से। चलिए इनमें भी अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले है जो सबसे बड़ी, आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो भील जनजाति को हम मानते हैं, और वाकई में है भील जनजाति मध्य प्रदेश सबसे बड़ी। तो इनके द्वारा जिस बोली का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं भीली। और भीली की अगर हम बात करें तो जो भारतीय आर्य परिवार की भाषा इसको माना जाता है, ठीक है। यह भाषा मध्य प्रदेश की भील जनजाति बहुल क्षेत्र जैसे झाबू अलीराजपुर में सबसे ज्यादा आपको बोलने में दिखाई देती है, ठीक। इसके अलावा जो गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है उस भाषा को बोलते हैं गोंडी। ये कहां पर, तो जहां पर गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, ज्यादा होती है, वहां पर गोंडी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मध्य प्रदेश के जैसे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, ठीक है, डिंडोरी, रायसेन, यहां पर बोली जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपकी जो है मंडला में आपको देखने को मिल जाएगी भाषा।
इसके अलावा हम बात करते हैं कोरकू की, तो कोरकू क्या है, जो कोरकू जनजाति होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके अलावा मुंडा शाखा की परिभाषा मानती है, ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषा होती है उसमें जो मुंडा शाखा है उसकी, उस परिवार की भाषा उसको माना जाता है। यह भाषा मध्य प्रदेश के कहां पर, तो जो होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, ठीक है ना, जो कोरकू जनजातियों वाला जो क्षेत्र है वहां पर यह भाषा आपको देखने को मिल जाएगी। अगली होती है भैया बंजारी भाषा की बात करें तो भारत की अगर देखा जाए तो सभ्य और प्राचीन सांस्कृतिक जो सिंधु संस्कृति मानी जाती है उसमें इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इस संस्कृति से जुड़ी हुई कौन सी, गौर बंजारा संस्कृति, जो कि सब बहुत प्राचीन संस्कृति भारत की मानी जाती है। बंजारी भाषा बंजारा जो जाति होती है उसके द्वारा बोली जाती है। इसके क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर जिले के आसपास ये भाषा बोली जाती है। खासकर आप याद रखोगे कि ये भाषा जो मानी जाती है कि गुजरात, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर क्षेत्र में जो व्यापारी लोग आते थे उनके द्वारा इस भाषा का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या पहले व्यापारी जो कार्य करते थे, व्यापार करने के लिए जो घुमक्कड़ व्यापारी होते थे उनके द्वारा इस जो है भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अगली है आपकी भाई कौन सा, बरेला या भिलाली जिसको हम बोलते हैं। तो बरेला भाषा मध्य प्रदेश के कौन से निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, खासकर जो पश्चिमी निमाड़ वाला क्षेत्र जहां पर बरेला भीलों की उपजाति पाई जाती है, यानी कि जो बरेला क्या है, भीलों की जो उपजाति है। जब जनजातियां पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे। तो बरेलाओं के द्वारा जो बोली जाने वाली है उसको क्या बोलते हैं, बरेली भाषा, ठीक है। इसके अलावा आती है भदावरी। भदावरी की बात करें तो मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के संधि स्थल, यानी कि याद रखना जो भदावरी भाषा आपको देखने को मिलेगी, भदावरी बोली आपको देखने को मिलेगी, ये कहां पर मिलेगी, तो जहां पर जिस स्थान पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मिलते हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा देखा जाए तो चंबल और यमुना और चंबल और क्वारी नदी का जो दोआब क्षेत्र होता है वहां आपको सबसे ज्यादा देखने की भाषा मिल जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में बात करें तो भिंड जिले के अंतर्गत आने वाले जो अटेरा खंड है, ठीक है, भिंड के बहगांव खंड जो आता है, इन क्षेत्रों में आपको भदावरी जो है बोली देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आगे आती है भाई जटवारी। जटवारी की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो भिंड जिले की गोहद है, ठीक है, ग्वालियर जिले के जो मुरार खंड आता है, इनके ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जटवारी भाषा आपको देखने को मिल जाएगी, जटवारी बोली आपको सुनने को मिल जाएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं भैया कौरवी। तो कौरवी सभी लोग जानते हैं कि ये खड़ी भाषा होती है कौरवी, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर खड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आज की हिंदी मुख्यतः कौरवी पर ही आधारित है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है ना, जो कौरवी पर आधारित मानी जाती है। इसकी बात करें कौरवी कहाँ मिलेगी, तो भिंड जिले की लाहार खंड, ठीक है ना, दमोह, आलमपुर व्रत, इन क्षेत्रों में आम बोलचाल में ज्यादातर कौरवी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो भिंड वाला क्षेत्र है, मुरैना वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको कौरवी के मिश्रित शब्द देखने को मिल जाएंगे जो एकदम खड़े शब्दों के रूप में बोले जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे जैसे कि लगता है भाई ये चुभ रहे हैं। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश का आज का बोली वाला टॉपिक, ठीक है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की लगभग समस्त बोलियों को हमने कवर किया है, किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी हमने इसमें कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोगों के लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा और साथ में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो हमारे साथ बने रहें और याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग एमपीपीएससी या एमपी से संबंधित जो सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग हमारा जो ऑल एग्जाम प्लेस है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप चाहें तो वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि इसमें एमपी स्पेशल सब्जेक्ट भी डला हुआ है, एमपी जीके का, जिसके अंतर्गत एमपीपीएससी, ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट, इसके अलावा जो व्यापम के जितने भी होते हैं, पीवी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने एमपी जीके के यहाँ पर क्या है कोर्स तैयार किया है, ठीक है ना। याद रखेंगे एमपी पीएससी यहाँ पर प्री, हालांकि मैं बता दूं कि मेंस की भी लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 50% तैयारी केवल यही हो जाएगी, लेकिन ये कोर्स केवल प्री के लिए है, मेंस के लिए अलग से कोर्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहें अगर एमपी जीके में आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सभी एग्जाम्स को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो एमपी जीके का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी एग्जाम्स की तैयारी यहां पर कराई जाती है, जैसा कि हमारा नाम है ऑल एग्जाम प्लेस, सभी एग्जाम्स की तैयारी यहां पर कराई जाती है। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद अपनी तैयारी को अच्छा लाभदायक बनाएं। और ये इसलिए है क्योंकि अब चूंकि चुनाव का समय है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब एकदम से अचानक से सभी भर्तियां जो हैं क्लियर की जाएंगी और भर्तियां जो है निकाली जाएंगी। तो आपके पास अभी चांस है, आप भी सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और आप जल्द से जल्द अधिकारी बने।
चलिए, तो इसी चीज के साथ में आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।